जय हिंद। आज का टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये एक बुक भी थी बीटीसी में, ठीक है। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट कक्षा 1 से लेकर 5 तक के साथ साथ अन्य शिक्षक संबंधी जितने भी परीक्षाएं होती हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम जानेंगे हमारे इस शिक्षा का स्वरूप कैसा रहा पहले से और अब तक। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है? व्यक्ति को निखारना ही शिक्षा है। प्राचीन समय में उसको विद्या कहा जाता था। ये एक विद धातु के ए प्रत्यय से बना, जिसका अर्थ होता है जानना। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में शिक्षा धातु में आ प्रत्यय और जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लें। मैं बिल्कुल इसमें पॉइंट एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि मान लीजिए शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका स्वरूप कैसा है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब 2 भाषा ऊपर होगी, तीसरी भाषा है आंग्ल भाषा में। इसे एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये 3 है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। इसका अर्थ है एडुकेटम का शिक्षित करना और एडुसियर का अर्थ है विकसित करना और एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना। तो ये चीज़ें सारी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एक शिक्षा का स्वरूप। इसके बाद है पर्पज ऑफ एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसके 4 टाइप के उद्देश्य हैं जो आपको याद रखने हैं: सामान्य, विशिष्ट, व्यक्ति और सामाजिक। व्यक्ति क्या है? पहले सामान्य को देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य सिंपल, व्यवहार, चरित्र और आचरण, ठीक है। ज्ञान, इसमें जो परिवर्तन मतलब ज्ञान में जो परिवर्तन होता है इन्हीं के कारण होता है, वो सामान्य उद्देश्य हो गया शिक्षा का। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो यह असामान्य उद्देश्य की से संज्ञा दी गई है, मतलब इसकी क्षेत्र और प्रकृति सीमित है। व्यक्ति की बात करें, प्राचीन उद्देश्य यानी इसके समर्थक व्यक्ति को समाज की अपेक्षा बड़ा मानते हैं। व्यक्ति को समाज की अपेक्षा बड़ा मानते हैं। और सामाजिक क्या होता है? राष्ट्र की भलाई के लिए, यानी संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, न कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए होता है। लेकिन आजकल ये सब डिफरेंट है। खैर, हमें तो परिभाषाओं में ध्यान देना है। 4 तरह के इसके पर्पज हुए एजुकेशन के, जो आपने इनको नोट डाउन कर लें। बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों के चारों, ठीक है ना। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ एजुकेशन। टाइप ऑफ एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर बात करें, एजुकेशन होता है फॉर्मल, यानी औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके टाइप, शिक्षा के प्रकार। अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें, औपचारिक शिक्षा का मतलब है विद्यालय, यानी शिक्षा देने की योजना, ठीक है। योजना का समय, स्थान और अध्यापक, ठीक है। समझ रहे हो? समय, स्थान और अध्यापक विधि पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, वही होती है औपचारिक शिक्षा। 2 लाइन में आपका इसकी परिभाषा खत्म। अनौपचारिक क्या होती है कि औपचारिक शिक्षा सीमाओं व कमियों को पूरा करती है। जहाँ ये नहीं पहुँचती वहाँ पर कौन? अनौपचारिक। यहाँ से दोनों चीज़ ध्यान देनी है आपको। औपचारिक में व्यापक क्षेत्र होता है, लेकिन अनौपचारिक में सीमित होता है। औपचारिक जीवन से संबंधित और अनौपचारिक जो सामाजिक वातावरण होता है उससे संबंधित, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन। देखो इजी है, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ समझना है। परिभाषाएं आपके माइंड में रहेंगी, क्लिक करेंगी तो आप एग्जाम में इनको, अगर इनकी परिभाषाएं आती हैं, कुछ भी आता है तो आप उसको कर दोगे। दूरस्थ शिक्षा की बात करें, डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें क्या होता है? मुक्त अधिगम, शिक्षा पत्राचार, शिक्षा बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन, परिसर से बाहर अध्ययन, यानी इसमें स्कूल वगैरह कुछ नहीं होता। परिसर से बाहर गृह अध्ययन में दूरस्थ शिक्षा होती है, ठीक है। तीनों के तीनों ईजिली आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है, किस तरह आपको लेकर चलना है। मान लीजिए नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरह चढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का उल्लेख ऋग्वेद में है 10वें मंडल में, वेरी मोस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
पहले क्या आती थी, शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल यानी शिक्षक का घर। मुख्य विषय क्या, वेद। पहले कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, आपको व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इन्हीं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसमें होत्र होते थे जो ऋग्वेद को जानते थे ईश्वर की स्तुति के अनुसार। अगर कोई गायन के माध्यम से, उदात सामदेव है ना, सामदेव, ऋग्वेद, इन चारों को याद करना है। यजुर्वेद, अर्थव्यू यानी जो यज्ञ में आहुति, और जो ब्रह्मा होते थे वो चारों वेदों की जानकारी रखते थे। तो आपको ये चारों के चारों याद करने हैं, मोस्ट है, इनको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर हम वैदिक की बात करें, वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें, तो वैदिक कालीन शिक्षा में दो चीज़ थी जो बहुत महत्व थी। एक तो होती है परा, एक होती है अपरा। दोनों विद्या के प्रकार हैं। अब परा क्या है, परा में क्या होता है कि अलौकिक विषयों का अध्ययन होता है। अलौकिक विषय जैसे कर्म, उपासना, इन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। और लौकिक की बात करें, अपरा यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालन। तो आप देख सकते हैं परा मतलब कि कर्म, उपासना कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप किस तरह की विद्या ग्रहण करते हैं, वो होती है परा। और सामाजिक व्यवस्था जैसे समाज के प्रति, तो अपरा। ये पहले दो रूप थे, इसी तरह वे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब पहले शिक्षा दी जाती थी तो किस तरह दी जाती थी। आज के समय में आप जाओगे, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और अगले दिन बच्चा पढ़ने चला जाएगा, टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं। लेकिन पहले और अब में क्या फ़र्क है ये भी देखिएगा। पहले होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या था कि समीप या पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार उसमें होता है कि यज्ञोपवीति, यानी यज्ञोपवीति संस्कार प्रवेश के समय होता था, और उपनयन संस्कार समीप या पास ले जाना गुरु के, ठीक। अब देखो, अब तो बच्चों का एडमिशन करा देते हैं कम से कम उम्र में, 3-4 साल, 5, वो भी। लेकिन पहले ब्राह्मणों को जो प्रवेश का समय था, प्रवेश की अवधि थी, वो 3 साल, यानी 3 साल का बच्चा ब्राह्मण का शिक्षा ले सकता था, क्षत्रिय का 11 साल का और वैश्य का 12 साल का। लेकिन यहाँ शूद्रों को स्थान नहीं दिया गया था, यानी शूद्रों को पढ़ने का या उनको ये संस्कार ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है, एक वेद का अध्ययन करने वाला स्नातक, 2 वेद का वसु, 3 वेद का रुद्र और 4 वेद को जानने वाला आदित्य होता था, ठीक। ज्ञान प्राप्त करने की भी 2 विधि थी वैदिक काल में, पीछे बताई थी मैंने, तप और श्रुति। तप यानी लौकिक, बालक स्वयं चिंतन मनन करता है, और अलौकिक दूसरों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये 2 विधि से वो ज्ञान प्राप्त कर लेता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था, यानी जब विद्या अध्ययन पूरी हो जाती थी तो उसका जो अंतिम संस्कार था ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस था वैदिक काल में बच्चों को पढ़ाई के लेकर, मतलब पहले कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे वो ये तरीका था। चलिए, उसके बाद है हमारा बुद्धकालीन शिक्षा। बुद्धकालीन शिक्षा ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो गया धर्म दर्शन पे, जिसका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ निर्वाण की प्राप्ति। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवज्य संस्कार होता था। प्रवज्य संस्कार का अर्थ ही होता था बाहर जाना, ठीक। 8 वर्ष है ना, इसमें 12 साल तक ही चलता था, 8 वर्ष इसका समय होता था शिक्षा का। मठ में जाते थे। प्रवज्य संस्कार था कि इनको पीले वस्त्र पहनाकर गुरु के समीप बैठाकर उनसे 3 जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं बौद्ध धर्म के, वो उनका जप कराया जाता है। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह वो इन संस्कार के द्वारा प्रवेश ले लेता था, ठीक है। 12 साल तक ये चलता था। उसके बाद उपसंपदा, उच्च शिक्षा के लिए कौन सा, उपसंपदा, ये लगभग 20 साल उच्च शिक्षा है ना। ये मतलब इतने टाइम तक वहाँ पर प्रवज्या, उपसंपदा, इन संस्कार, ये संस्कार ही मेन थे पहले, इन्हीं के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती थी। अब शिक्षा कैसे प्राप्त होती थी, शिक्षा मठ थे, बौद्ध विहार थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, बिहार में था नालंदा और तक्षशिला पाकिस्तान में पहुँच चुका है, ठीक है। लेकिन महिला शिक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये थी बुद्धकालीन शिक्षा। इसमें इन दोनों संस्कार के द्वारा किस तरह पूरा प्रोसेस था,
बच्चों को प्रवेश का, और किस तरह बाद में वे भिक्षुक भी बनते थे, यही था उनका मेन रीजन, उपदेश देना। तो ये सब चीज़ें बुद्धकालीन शिक्षा में होती थी। इसके बाद है मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसका मेन उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार। इसमें क्या था, 4 साल 4 माह 4 दिन का बच्चा होने के बाद उसको बिस्मिल्लाह खाने की रस्म दी जाती थी, जो उनका एक शिक्षा का स्वरूप था। ये भी शिक्षा भी 2 भागों में थी। अगर बात करें प्राथमिक और उच्च, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब थे और उच्च शिक्षा के लिए मदरसे। मकतब का अर्थ था, फारसी भाषा का कुतुब शब्द था मकतब, जिसका अर्थ था पढ़ना लिखना, और मदरसे यानी दरस, इसका जो मेन था वो था भाषण करना। ये होता था लौकिक धार्मिक विषयों के लिए, इसमें कुरान संबंधित ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इसमें और भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, कुछ धर्म के साथ साथ जो वैसी नॉलेज सामाजिक इन चीज़ों से संबंधित। ये थी मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसमें मैं आपको इसलिए थोड़ा कम कम बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको मात्र 10 या 1 नंबर का आएगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं कम से कम आपको ये करा रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूरा हो सके। और सबसे मेन बात यह है कि एक लास्ट वीडियो है जिसमें शिक्षा के सभी वीडियोज़ हैं, जैसे स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का स्वरूप, सब उसमें है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मैकाले की शिक्षा नीति। उससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह शिक्षा की शुरुआत हुई। उसमें भी बिल्कुल डिटेल में है, इसमें तो आपको कम मिलेगा लेकिन उसमें पूर्णतः डिटेल में मिल जाएगा। तो मैकाले की शिक्षा नीति की बात करें तो उन्होंने एक ये दिया था, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसका क्या था कि शिक्षा क्या है कि पहले उच्च वर्ग के लोगों को मिलेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे नीचे के जो गरीब हैं उनको भी मिल जाएगी। जब वही छन कर, जैसे किस चीज़ को छानते हैं तो छन छन कर दूसरे वर्गों के लोगों को मिलेगी, जो गरीब होते थे उनको। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड से भारत आया था और 2 फरवरी 1835 को उसने ये विवरण पत्र विलियम बेंटिंग को दे दिया था। अब ये विवरण पत्र क्या था कि रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि आत्मीय यानी उनकी आत्मा अंग्रेज बन जाए। ये था विवरण पत्र, अगर वास्तव में था तो। उसके बाद यहाँ से मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ फैक्ट लिखे हैं वर्तमान प्रारंभिक जो भी हैं इसमें शिक्षा के लिए। लेकिन आपको पूरे अगर सारे फैक्ट जानने हैं इसके कि शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, 1813 का भी एक चार्टर एक्ट है जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान था, तो वो सब चीज़ें आपको वीडियो में मिलेगी। मैं वीडियो के सारे लिंक, वीडियो के जितने भी लिंक है और वीडियो के, वो मैं इसी वीडियो के नीचे दूंगा, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वुड का घोषणा पत्र। ये शिक्षा के लिए था, सब जो भी बन रहा है शिक्षा के लिए ही बन रहा है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा, 19 जुलाई 1854। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, और साथ में माधिकार पत्र भी। इसमें प्राच्य और पाश्चात्य दोनों का प्रावधान था। दोनों शिक्षा क्या है सबको आप डिटेल में दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी इस वीडियो को मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब भारतीयों को उच्च शिक्षा भी दी जाएगी, मगर इंग्लिश में। हर एक घोषणा पत्र आता था भारतीयों की भलाई के लिए, ताकि उनको अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, वो भी अंग्रेज़ों की, कि ये इंग्लिश में होगा, ये ऐसा होगा। यहाँ तक कि मैकाले ने ये भी कहा था कि यूरोप की अलमारी की एक बुक का ज्ञान इतना है जितना सारे भारतीय वगैरह का। ये सब चीज़ें मतलब उनके कहने की थी, लेकिन भारतीय भी तो थे आखिरकार, बहुत संघर्ष करा उन्होंने अपनी लाइफ में। खैर, उसके बाद इसमें कहा गया छात्रवृत्ति सहायता अनुदान प्रणाली के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका। उसके बाद इसकी समीक्षा के लिए हंटर कमीशन आया 1882 में, जिसमें 8 भारतीय सदस्य थे। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा और अध्यक्षता की थी हंटर ने 3 फरवरी 1882 को। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी हंटर कमीशन को कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य 1854 यानी वुड का घोषणा पत्र था, ठीक है। इसका जो मेन था वो क्या था, वुड का घोषणा पत्र ही था, ठीक है। ये रहा 1854 के घोषणा पत्र की असफलताएं। इसका मुख्य कारण ये था कि जो 1854 में
वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें क्या कमियां थी, वो इसे देखना था और कमियों को सुधारने की कोशिश की। इसके उपरांत ये हो गया। इसमें अब क्या हंटर कमीशन में क्या क्या चीज़ आई, जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की मातृभाषा में होना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी थी। यानी अगर प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव से वो वंचित हो जाते थे। द्वितीयक शिक्षा में गुणवत्ता और 10th का जो स्तर था वो उसका माध्यम अंग्रेजी ही उपयुक्त माना। यानी कुल मिलाकर जितने भी आयोग बनते थे सब में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि भारतीयों को वो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें भी माध्यम इंग्लिश रखा गया था, तो वे अपना कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेकर ये चलता ही रहा। उसके बाद यहाँ देखिए 1870, 1886 और 1898 में कुछ भारतीयों ने प्रयास किया और जगह जगह स्कूल वगैरह की स्थापना की। उसके बाद एक गुप्त सम्मेलन किया गया, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में, ठीक है। और कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कर दी। ये हो गया। और उसके बाद इन्होंने इसमें ये कहा कि अध्यापक को उच्च शिक्षित होना चाहिए, विश्वविद्यालय के लिए संचालन समिति होनी चाहिए, छात्रों को छात्रावास के साथ साथ छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। लेकिन वही प्रोसेस है इसका, कुछ ज़्यादा नहीं टिक पाया, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा हमारे लिए फ़ायदा होता रहा भारतीयों के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा ये खुद के लिए अपना देखते थे, ठीक। उसके बाद 1904 में कुल मिलाकर विश्वविद्यालय कानून बना। 1905 में अरविंद घोष प्राचार्य थे, एक जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और 1911 में गोखले के द्वारा प्रयास किया गया निःशुल्क शिक्षा का, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेज़ों की वजह से। फिर वही एक साइमन आयोग आया, एक साइमन आयोग नहीं, साइमन गोबैंक वाला नहीं, शिक्षा के लिए गुण दोष इनकी जांच करने के बाद। उसके बाद राधाकृष्णन आयोग। ये आयोग मैंने इसलिए कम बताए हैं ताकि आप और दूसरी वीडियो में जाकर देखें। ये जितने भी आयोग लिखे हुए हैं, 1948 का आयोग, उसके बाद आपकी कैसे शिक्षा नीति आई, 1968 की शिक्षा नीति आती है, फिर 1986 की आती है। तो ये शिक्षा नीति, फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 की है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तो दूसरी वीडियो बनी हुई है, मैंने इसलिए समय ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इसमें भी समय लगता है, और जबकि ऑलरेडी वीडियो है। वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसमें बिल्कुल शिक्षा का वर्णन है, कम से कम 2-3 वीडियो हैं, बहुत डिटेल में मैंने किया हुआ है शिक्षा, सभी वीडियो संबंधित है शिक्षा से। यानी 2-3 वीडियो हैं, प्रारंभिक यानी स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, सब उसमें है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और ये टॉपिक था पूरा जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ से आपका कम से कम ये 10 नंबर का आता है पूरा बाल विकास का। अब बाल विकास में एक छोटा सा टॉपिक है ये, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा सुपर टाइट के लिए। तो यहाँ से मुश्किल 2 या 3 प्रश्न आएंगे ओनली सुपर टाइट वालों के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन सुपर टाइट के लिए, जो सुपर टाइट कक्षा 1 से 5 तक होता है, सुपर टाइट 1 से 5 तक। लेकिन सी टैट, टैट, इनका ये पता नहीं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन रख दें, तो इसलिए इनके लिए बेहद उपयोगी है और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं जो भी शिक्षक से संबंधित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।